हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, और उसमें हम लोगों ने 3 से 4 जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने सेल इंजरी का डेफिनेशन देखा था। सेल इंजरी का टाइप हम लोग देखे थे कि सेल इंजरी जो है वो कितने तरह के होते हैं, और कुछ फैक्टर्स देखे थे कि किन फैक्टर्स के कारण जो है सेल में इंजरी हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखे थे कि सेल में इंजरी होने के बाद जो सेल है वो रिवर्सिबल फेज में चले जाते हैं या फिर इरिवर्सिबल फेज में चले जाते हैं, जिसके बाद या तो सेल रिवर्स होकर के नॉर्मल हो जाते हैं या फिर जो सेल है उनका डेथ हो जाता है। तो ये सब हम लोग पूरा का पूरा देख चुके थे। आगे जो है सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? कोई भी डिजीज के कोई भी डिजीज के होने का क्या प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, या कोई भी डिजीज जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, उन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी सेल के अंदर इंजरी होता है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, किस प्रोसेस के थ्रू जो है सेल के अंदर इंजरी होता है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को पैथोजेनेसिस का मेनली 4 टॉपिक पढ़ना है: सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज। के इन चार प्रोसेस में जो भी मैकेनिज्म होता है, जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू ये 4 डैमेज होते हैं, उन सबको हम डिटेल में इसमें देखेंगे कि किन कारणों से जो है सेल के ये चारों हिस्से जो हैं डैमेज होते हैं और क्या मैकेनिज्म होता है उसका। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी कंडीशन जो है सेल के अंदर कैसे शुरू होता है। तो जब भी हाइपोक्सिया का या इस्केमिया का कंडीशन होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, सेल्स में ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपोक्सिया या इस्केमिया क्या होता है। तो जब भी किसी सेल के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया या इस्केमिया। ऐसा ही एक कंडीशन होता है इस्केमिक अटैक का, जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, और ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो है इस्केमिक अटैक आता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्केमिक अटैक, जब ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स को नहीं मिलता है। जैसे ही एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब किसी भी सेल के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला है सोडियम पंप डैमेज। जो सोडियम पंप होता है वो डैमेज हो जाता है सेल का। दूसरा है जो सेल का एसिडिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो पीएच है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो सेल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। जो एटीपी के फॉर्मेशन का जो दर है वो अगर कम हो जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन अगर कम होता है किसी भी सेल के अंदर, तो 3 जो है उसके दिखाई दे सकते हैं। पहला है सोडियम पंप डैमेज, दूसरा है डिक्रीज इन पीएच ऑफ सेल्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पैथोजेनेसिस की, किसी भी सेल के अंदर उसका सेल मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होता है, या माइक्रोबियल डैमेज कैसे होता है, या राइबोसोमल डैमेज कैसे होता है, और न्यूक्लियर डैमेज कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे डिटेल देखते हैं पूरा। जैसे ही हाइपोक्सिया या इस्केमिया कंडीशन हुआ, जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो कम हो गया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सोडियम पंप है वो डैमेज हो जाता है। जब एक सेल के अंदर सोडियम पंप डैमेज होता है, तो सोडियम पंप के डैमेज होने से जो अ, सोडियम और पोटेशियम का चैनल है सेल के अंदर, वो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और सोडियम पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने से जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर ही रह जाता है, और फिर सोडियम का एक्युमुलेशन होने लगता है एक सेल के अंदर। और फिर इस तरह से जो है कि क्या होता है कि जब सोडियम का एक्युमुलेशन होने लगता है सेल के अंदर, तो फिर जो जो सेल है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग होने लगता है सेल के अंदर। जैसे ही सोडियम एक्युमुलेशन होता है, तो वाटर वो क्या करता है कि वाटर को रिटेंशन करने लगता है, वाटर का भी एक्युमुलेशन कराने लगता है, जिसके कारण जो सेल है वो स्वेल हो जाता है। तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही सोडियम पंप डैमेज हुआ, उसके कारण जो है क्या हुआ कि इंट्रा सेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम हो गया। मतलब कि सेल के अंदर जो है सोडियम का एक्युमुलेशन हो गया, और
सेल के अंदर सोडियम के एक्युमुलेशन होने से सेल का स्वेलिंग हो गया, ठीक है, सेल का स्वेलिंग हो गया। तो इस तरह से जो है सोडियम पंप के डैमेज होने से क्या हुआ, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम हो गया और उसके बाद सेल में स्वेलिंग हो गया। नेक्स्ट था, अगला था कि डिक्रीज इन पीएच ऑफ सेल। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन का अगर कमी हो गया हमारे सेल के अंदर तो क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा तो फिर क्या होगा, डिक्रीज इन पीएच ऑफ सेल। अब सेल का पीएच अगर कम हो गया तो क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन डिमांड है और ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सेल के अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगा। एनारोबिक और एरोबिक हम लोग, एनारोबिक दो कंडीशन होते हैं। एरोबिक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो जो भी सेल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है वो करता है। जबकि एनारोबिक कंडीशन में जो भी सेल साइकिल्स हैं वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक सेल के अंदर पीएच जो है कम हुआ, उसके कारण एक सेल है उसके अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गया। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के होने से क्या हुआ कि उस सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने के कारण जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही एक सेल के अंदर पीएच कम हुआ, पीएच के कम होने से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने लगता है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के कारण जो है जो सेल है उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने से जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाता है और लैक्टिक एसिड से जो लाइसोसोमल का मेम्ब्रेन है ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये क्या काम करता है कि एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है। जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसके कारण जो सेल है उनका डेथ हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एपोप्टोसिस क्या होता है, जब सेल है एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण जो सेल है वो पूरी तरह से जब डेथ हो जाता है सेल का, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल। सो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, एटीपी का फॉर्मेशन कम हुआ, तो क्या होता है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सेल के अंदर जो है दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर जो है कि राइबोसोम्स जो है अटैच रहते हैं। तो जैसे ही एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्वेलिंग होता है, जो राइबोसोम्स हैं वो डी अटैच होना शुरू हो जाता है और राइबोसोम के डी अटैच होने से जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो इनहेबिट हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और फिर सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये अभी तक जितने हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा है, तो ये सारे मैकेनिज्म जो है रिवर्सिबल फेज के मैकेनिज्म। आगे हम देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जैसे ही एक सेल के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है या स्टिमुलस आता है, तो क्या होता है सेल के अंदर लॉन्ग टर्म तक प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण जो सेल है उनका डेथ होना निश्चित होता है। अक्सर जो इरिवर्सिबल फेज में सेल चले जाते हैं आफ्टर सेल इंजरी, तो उनका जो डेथ है वो निश्चित होता है। सो आइए इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले होता क्या है, कोई भी स्ट्रेस या स्टिमुलस आता है एक सेल में, तो सेल में जब भी स्ट्रेस या स्टिमुलस आता है तो वो क्या काम करता है, कैल्शियम साइटोसोल होता है जो सेल का इंटरनल लेयर, उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू कर देता है, कैल्शियम का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है। और जब सेल का जो इंटरनल लेयर है उसके ऊपर, साइटोसोल के ऊपर जब कैल्शियम का जो एक्युमुलेशन है वो होने लगता है, तो उसके कारण जो है जो सेल है उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीएज एंजाइम्स है ये प्रोटीन को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या काम करता है कि जो भी न्यूक्लियस है या डीएनए वगैरह है उनका डैमेज शुरू कर देता है। और जो फास्फोलाइपेज होता है वो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो भी एंजाइमेटिक एक्टिवेशन है वो क्या काम करता है कि सेल के डिफरेंट पार्ट के ऊपर काम करके उनका डैमेज शुरू कर देता है। इसके अलावा जो एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम है वो क्या काम करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल, किसी भी सेल का पावर हाउस होता है, तो वो डैमेज हो गया अगर, तो निश्चित रूप से सेल का डेथ होना ही है। तो कैल्शियम का एक्युमुलेशन क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कर देता है और माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने से जो सेल है उसका डेथ हो जाता है।
सो इस तरह से जो इरिवर्सिबल फेज है उसके अंदर जो है पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा प्रोसेस होता है। सो जैसा कि एक सेल के अंदर हम लोग सोडियम पोटेशियम का चैनल देखे थे, सेम वैसे ही कैल्शियम का भी चैनल होता है। तो उस कैल्शियम के थ्रू जो है जो सेल है वो अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। लेकिन कई बार जो है सेल के अंदर स्ट्रेस या किसी भी तरह के स्टिमुलेशंस के होने से जो कैल्शियम है उसका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है साइटोसोल में, जिसके कारण फिर सेल का इंजरी होता है और सेल जो है वो डेथ की ओर प्रोसीड करता है। जैसा कि हम लोगों को 4 टॉपिक्स कवर करने थे, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टॉपिक ऐसे ही कवर हो जा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर डैमेज, ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के थ्रू न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है, और सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो रहा है फॉस्फोलाइपेज के थ्रू, और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम के एक्यूमुलेशन से। यहाँ पे 3 टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोमल डैमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्वेलिंग होने से जो है डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हो रहा था, और डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स के साथ जो है उसके वजह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो रहा था। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो पैथोजेनेसिस है सेल इंजरी का वो सारा कुछ होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जो है